हाय गाइस। एक्चुअली पीछे कुछ दिनों से कर्नाटका में बहुत सेंसिटिव इशू चल रहा है। उसके ऊपर मैं पूरा न्यूज़ कवर करूँगा और आपका डिटेल में एनालिसिस लेके आया हूँ कि ये एक स्टेट से, एक स्कूल से स्टार्ट हुआ और अब सीधे वर्ल्ड लेवल पे कैसे पहुँच गया। और ये जो हेडलाइन आप पढ़ रहे हैं, इंडिया इज़ नॉट फ्रांस सेड बाय वन ऑफ द एक्टिविस्ट, ये कैसे चला गया, ये सब के बारे में। और अगर एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपका इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उसके बारे में जो भी डाउट होगा उसको भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आप ध्यान से धैर्य देख के सुनते रहिए और कम्युनल हार्मनी बना के रखिए, ठीक है। देखिए, इंडिया इज नॉट अ फ्रांस सेड बाय वन ऑफ द एक्टिविस्ट। कौन सी एक्टिविस्ट भाई? ये जो हिजाब एक्टिविस्ट हैं, इनने कहा है कि बेसिकली ये मुद्दा उठ गया है, वर्ल्ड लेवल पे उठा है मुद्दा। ये टीआरटी वर्ल्ड जो देख रहे हैं, टीआरटी वर्ल्ड टर्की का न्यूज़पेपर है। वहाँ के न्यूज़पेपर में ऐसी बात छप रही है कि भैया इंडिया अब फ्रांस तो नहीं है, तो यहाँ पर हिजाब क्यों बंद किया जा रहा है, तो ये फ्रांस का कहाँ से नाम आ गया, तो इसके बारे में भी हम पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ टीआरटी वर्ल्ड नहीं, बहुत जगह चल रहा है। यहाँ एक साइड से पहले यहाँ वुमेन्स ने हिजाब स्टार्ट किया, फिर बॉयज़ ने इधर से अपना जो गमछा होता है वो स्टार्ट किया, गमछा भगवा कलर का। तो ये थोड़ा हो रहा था मुद्दा जो है रिलीजियस एंगल में, रिलीजियस टिंच हो रहा है और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पढ़ते तो थोड़ा सही रहता है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। देखिए, बीबीसी में भी छप गया है, मतलब बीबीसी, डॉन, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन, वहाँ पर भी यही सब चल रहा है कि अनदर कॉलेज इन इंडिया कर्नाटका डिनाइज एंट्री टू स्टूडेंट वेयरिंग हिजाब। तो मतलब ये इशू हद से ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हो चुका है और बेसिकली सब करेगा भी, क्यों नहीं करेगा। पाकिस्तान को कोई मौका मिलना चाहिए, मिल गया मौका तो वो करेगा ही। तो हमें इन सब चीज़ में ज़्यादा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हम स्टूडेंट है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। हमें ना ही सही हो रहा है गलत हो रहा है ये हमारा मतलब नहीं है। हमें खुद से गलत नहीं करना। जो होगा सरकार कोर्ट करने के लिए रेडी है, कोर्ट और सरकार दोनों इंटरफेयर कर रही है। और क्या होगा, क्या किया जा सकता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिविलाइज मैनर्स में, जैसे डिस्कस किया जाता है वो सब। मैं आपको पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स दूंगा जो आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। कर्नाटका में बेसिकली सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा मुद्दा, मतलब बीजेपी वर्सेस वो जो एंटी एंटी बीजेपी ये सब चल रहा है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार है, फुल मेजॉरिटी में है, ये पक्की बात है। लेकिन हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है 224 सीटें हैं, ठीक है। 224 सीटें कर्नाटका की असेंबली में हैं, ये बात पता होनी चाहिए। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? हिजाब जो कंट्रोवर्सी है हिजाब पे स्टार्ट कैसे हुआ, ये आपको एक दो दिन में अभी न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे। लेकिन ये जो इशू है बहुत पहले से चल रहा है, जनवरी 1 से ही स्टार्ट हो गया था, हैप्पी न्यू ईयर के टाइम से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली कर्नाटका एक जगह है, कर्नाटका में उडुपी जगह है। वहाँ पे एलिज ऐसा किया गया है कि भैया कुछ लड़कियाँ ने कहा था कि मैं हिजाब पहन के स्कूल में एंट्री करना चाहती हूँ, बट वहाँ के प्रिंसिपल सर ने बोला कि नहीं, ये हमारे ड्रेस कोड के रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो प्लीज़ आप जो ड्रेस कोड में लिखा है वही पहन के आइए, आप ऐसे एंट्री हम नहीं दे सकते। तो ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 6 लड़कियाँ थी बेसिकली, मुस्लिम गर्ल्स, और वो स्टेट रन पीयू कॉलेज है, ठीक है, कर्नाटका का। यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 जैन 2022 की बात है, मतलब नया साल आते ही यही स्टार्ट हुआ था। अब बेसिकली उन 6 लड़कियों में से एक जो लड़की थी वो, उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया, ठीक है। और पिटीशन फाइल करते हुए उन्होंने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि भैया मेरी राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, मुझे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के अंदर ये राइट्स है कि मैं पहन के जा सकती हूँ, ऐसा इस लड़की का क्लेम है, ठीक है। अब हमें क्लेम, ये जीतेगी नहीं जीतेगी उससे हमें ज़्यादा अभी, हमें एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा फोकस करना है। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, ये हमें ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हो गया सीरियस, मतलब वो फिर कोर्ट गया, कोर्ट से फिर वहाँ से दूसरे पार्टी, दूसरे साइड वाले लोगों ने फिर अपना सैफरन वाला स्टार्ट कर दिया कि भैया आप हिजाब पहन के जा सकती हो तो हम सैफरन पहन के जाएंगे, हमारा भी राइट है फिर। तो ये सारी बातें स्टार्ट हुई धीरे धीरे करते हुए। फिर इसको ज़्यादा ये मुद्दा आग, मतलब तेज़ी ना पकड़ ले, तो उस चक्कर में कर्नाटका गवर्नमेंट को उतरना पड़ा मैदान में। मतलब स्कूल के मैटर में अब कर्नाटका गवर्नमेंट भी उतर गई है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट पैनल बैठाया, ताकि यहाँ पर 26 जनवरी को एक्सपर्ट पैनल बैठाया ताकि कुछ रिजॉल्व कर दिया जाए, इस इशू को शांत कर दिया जाए। बट स्टिल इशू शांत होता हुआ तो अभी तक नहीं दिखा हमें वहाँ के। अब दूसरा पॉइंट जो एग्जाम के लिए, पहला मैंने बताया था कितनी सीटें हैं वो याद रखना। दूसरा पॉइंट, सीएम कौन है यहाँ के? सीएम बोमई है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, सीएम बोमई। इस नाम से मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिसेंटली बना हुआ है, इसलिए रिसेंटली ये सीएम बने हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिप्टी सीएम कितने हैं ये भी आप थोड़ा देखिएगा, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। तो 5 फरवरी को सीएम जी भी खुद उतरे। पहले तो एक्सपर्ट कमेटी सरकार ने बनाई, फिर सीएम जी भी उतरे। सीएम जी ने मीटिंग की एजुकेशन मिनिस्टर से, मीटिंग करने के बाद कुछ निर्णय लिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बयान दिया है कि भैया अगर
रिलीजन मतलब रिलीजन आपसे सबसे ऊपर आप रिलीजन देखने लगेंगे तो फिर हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो यही बात हो गई वेस्टफीलिया वाला, अगर आपको ट्रीटी याद होगा, और ये 1400 या 1500 के आसपास की बात है, 1400 के आसपास, तब रिलीजन ऊपर था, तब स्टेट से ऊपर रिलीजन आता था। तो उस टाइम की बात चल रही है ये। अगर और उस टाइम जब स्टेट ने रिलीजन को अपने अंडर में लिया था, तब वहाँ के जो पोप थे, पोप ने भी बोला था कि ये पाप हो रहा है, दिस इज अ सिन एक्ट, ये बोला गया था वेस्टफीलिया एक्ट के लिए। तो आप थोड़ा, इसलिए पास से मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो थोड़ा सब चीज़ कनेक्टेड करके चलाई चाहिए। तो अभी क्या है, स्टेट के अंडर रिलीजन आता है, ये तो सबको पता है, स्टेट मतलब कंट्री के अंदर रिलीजन आता है, ये तो पता ही पता है। तो इन शहर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि रिलीजन को आप इतना इंपॉर्टेंस देंगे तो एजुकेशन कैसे आगे जाएगा। तो ये बात की और उन्होंने बोला कि भैया प्लीज़ मान जाइए, मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मान जाए मान जाए, लेकिन ये तो रो और बढ़ता गया, जो हिजाब वाला जो कंट्रोवर्सी और बढ़ता गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक तो इलेक्शन चल रहे हैं, ये भी याद रखना है कि अभी इलेक्शन का माहौल है, तो इस चक्कर में थोड़ा और तेजी से पकड़ रहा है, और दोनों पार्टी, जितनी भी पार्टी है पॉलिटिकल सिस्टम से, सब अपना यूज़ कर रहा है, ठीक है, वोटिंग के लिए। तो हमें वोट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना, एग्जामिनेशन पॉइंट पे हमें फोकस करना और मेंटेन करना है कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों करना है यार, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी कहा गया कि भैया, ताकि मुद्दा शांत रहे, तो वहाँ की लड़कियों को जो हिजाब पहन के आना चाहती थी उनको बोला कि भैया आप प्लीज़, मतलब ये ऑनलाइन मोड से आप पढ़ लीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि ना। उसके बाद फिर ये मुद्दा अब ये इंटरनेशनलाइज होने लगा। इंटरनेशनलाइज क्यों हो रहा है ये मुद्दा? मतलब एक तो मुद्दा हो गई, भैया इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो होना तो है, लेकिन ये इस्लामोफोबिया सर टैग क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली इस्लामोफोबिया वाली बात बहुत आ रही है। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से लोग डर रहे हैं, और इस्लाम से डरने के चक्कर में इस्लाम को दूर करा जा रहा है, उसे बोला जाता है इस्लामोफोबिया। तो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए कहा रहा है क्योंकि पूरे वेस्टर्न नेशन ने एक बार, बेसिकली हमने ट्रेंड देखा है कि वेस्टर्न नेशन से ही ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए उसको, इंडिया को भी उस गुट में डाला जा रहा है, ठीक है, कि इंडिया भी वेस्ट इस्लामोफोबिया कर रहा है। जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी बैन कर रखा है, ये कंट्रीज का नाम पढ़ लीजिए जो बुर्का बैन हो रखा है ऑलरेडी। स्विट्जरलैंड भी है इसमें, जिसमें स्विट्जरलैंड आपने नाम सुना होगा, कितना बढ़िया कंट्री है। डेनमार्क, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में माना जाता है वेस्टर्न की कंट्रीज। बेल्जियम, इन सब है। फिर फ्रांस का तो मैंने बताया आपको, फ्रांस का बताया, फ्रांस ने भी बैन किया है इसी चक्कर में। वो बोला था ना, इंडिया इज नॉट अ फ्रांस, वो जो पहला लाइन था स्टूडेंट एक्टिविस्ट, तो वो इसी लाइन के लिए किया था, क्योंकि पिछले शायद से 3 महीने पहले ही फ्रांस में ऐसा हुआ था। मैक्रोन सर ने बैन कर दिया था बेसिकली, ठीक है। अब बैन तो ऐसे कुछ करेंगे नहीं, बैन करने के लिए रीज़न भी देना पड़ेगा। तो इंटरनेशनली क्या रीज़न दिया जा रहा है, ये आप, मैं 2 रीज़न दिखाता हूँ आपको, स्विट्जरलैंड और आपके फ्रांस का। तो स्विट्जरलैंड के सर ने क्या बोला, स्विट्जरलैंड में बोला गया है कि भैया जस्टिफिकेशन देते टाइम कि एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा इंटीग्रेशन का सवाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हमारा वुमेन को लिबरेट करना है। मतलब वो बेसिकली बैन को हटा के वुमेन को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं स्विट्जरलैंड वाले लोग, ठीक है। अब फ्रांस वाले का भी बिल्कुल सेम क्लॉज है कि फेमिनिस्ट वाला आर्गूमेंट, वही वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन हम करना चाहते हैं, यही सारी चीज़ चल रही है फ्रांस में भी। इससे हमारे कंट्री में भी बेसिकली, इसको हमारे कंट्री को भी इसी गुट में डाला जा रहा है कि हम भी फ्रांस ने जैसा किया वो करने का ट्राई कर रहे हैं। बट हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पहली बार हुआ है, वो वो थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें, कि आर्टिकल क्या है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हमारे इंडिया में, आज से पहले, इससे पहले कभी हुआ है? तो हाँ भाई, हो रखा है। केरला हाईकोर्ट ने 2018 में बोल रखा था, कांट ऑर्डर प्राइवेट स्कूल टू अलाउ वेयरिंग हेडस्कार्फ टू स्कूल्स, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स को ये अलाउ नहीं, मतलब ऑर्डर नहीं दे सकते कि भैया आप अलाउ करो, ये ऑलरेडी केरला के हाईकोर्ट ने कह रखा है 2018 में। तो देखिए, पॉलिटिक्स, मतलब अभी इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वरना 2018 में ये हुआ था एक बार। फिर अभी अभी केरला की सरकार ने स्टूडेंट पुलिस को भी बोला है कि जो स्टूडेंट पुलिस ट्रेनिंग करने आते हैं, ट्रेनिंग होती है, कैडेट्स होते हैं, वहाँ पर भी हिजाब नहीं पहना जाएगा। ये अभी का 2022 का न्यूज़ है, 28 जनवरी का। लेकिन केरला में ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। कहाँ हो रही है? कर्नाटका में हो रही है, क्योंकि इलेक्शन सीजन है, समझे कीजिए, जहाँ जिसको फ़ायदा मिलता है वहाँ करते हैं, इशू उठाते हैं। तो हमें इसलिए कह रहे हैं, इस मैटर पे नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बस प्रोविजंस, आर्टिकल्स पे फोकस करना है। तो जो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल 21A कब ऐड हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 21A 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड किया, और इसमें बोला है कि भैया पढ़ाई करना सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है हमारा। ये एक फंडामेंटल राइट में हमने इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। ये पढ़ लीजिए आप 21A, कि भैया 6 से 14 साल को पढ़ाने का किसका जिम्मा है? सरकार का जिम्मा है कि वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ठीक है। इन सच मैनर एज द स्टेट में बी लॉ बाय लॉ डिटरमाइन, और स्टेट लॉ बना के बनाएगा, मतलब पढ़ाना है स्टेट को, वो लॉ बनाएगा इसके लिए, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है,
इस बात के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा, आपकी स्टेट नहीं दे रही, तो आप क्लेम कर सकती हैं किसके थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू जाइए सुप्रीम कोर्ट में, बोलिए कि हमारा आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। फिर आर्टिकल 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ये जो लड़कियां को बोला जा रहा है कि आप हिजाब खोलिए, तो ये बेसिकली इनकी डिग्निटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये डिग्निटी वाला कहीं प्रोटेक्शन है, तो हमारे 21 में डिग्निटी वाला प्रोटेक्शन दे रखा है कि भैया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट वाला क्लॉज दिख रहा है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब अगर कोई लॉ से अगर कुछ लिया जा रहा है तो वो मान्य हो सकता है। ठीक है, मान्य हो सकता है, मैंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो लॉ सही है कि नहीं है, लेकिन मान्य हो सकता है अगर लॉ से हो रहा है तो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर एक और राइट जो आपका मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है इस कंट्रोवर्सी में, 29 वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सिटीजन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ दिस सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व देम। तो उनको कंजर्व करने का राइट दे रखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 29 के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ये बात याद रखिए, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। इसमें ये पर्टिकुलरली हमने बोला नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए या हिंदू के लिए या सिख्स के लिए। तो अब वो पॉइंट वहाँ पर उठेगा, अगर कोर्ट में जाएगा तो पॉइंट वो उठेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी लिख रखा है नो सिटीजन सेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग, मतलब स्टेट जो एडमिशन मतलब एंट्री, ये एडमिशन कैसी एडमिशन की बात कर रहा है? या तो नाम लिखाने वाली बात कर रहा है या एंट्री की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है? तो अगर ब्रॉडर देखेंगे तो एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन मतलब वही होता है, लेकिन एंट्री भी बंद नहीं कर सकते आप किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग। ये डिस्क्रिमिनेशन का डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली एक टाइप का, कि आप किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रिलीजन के चक्कर में, तो ये नहीं कर सकते। बट फिर वही बात आती है ना कि आप हिजाब पहन के आ सकते हैं, तो फिर हम अपना गमछा पहन के आएंगे, कौन सा वाला, भगवा कलर का। तो बस यही थोड़ा दिक्कत है इस चक्कर में। अब सुप्रीम कोर्ट किसकी सुनेगी, क्या होगा केस, क्या चलेगा, वो आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 25 जो यहाँ पर बार बार बोला गया था, आर्टिकल 14 और 25, तो 14 तो राइट टू इक्वलिटी है, और आर्टिकल 25 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, और आर्टिकल 26 है वो इंस्टीट्यूशन की राइट की बात करता है। आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 आपका धर्म, आपका पर्सनल धर्म है, आप उसको कुछ भी करिए उस धर्म से, मतलब प्रोफेस कीजिए या प्रोपोगेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई आपको बाहर का आदमी नहीं रोक सकता। ये आर्टिकल 25 में क्लियरली लिखा गया है। बट यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब ये इसको एब्सोल्यूट राइट में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ये बात याद रखिएगा। साफ साफ जो 25 का फर्स्ट क्लॉज दे रखा है उसमें स्टार्टिंग वर्ड जो है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मतलब किस किस चीज़ के लिए अगर ये सारी चीज़ें का वायलेशन हो रहा है तब आपको रोका जा सकता है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इन तीनों चीज़ में अगर आपका रिलीजन इंटरफेयर कर रहा है तो हम आपके रिलीजन को रोक सकते हैं, ये आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, ये बात याद रखिए। और इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके आगे पढ़िए, द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट। तो मैंने तीन तो बता दिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, और तीसरा चीज क्या है, फंडामेंटल राइट। मतलब किसी फंडामेंटल राइट से भी अगर आपका रिलीजन वॉयलेट कर रहा है तो कौन जीतेगा? आपका ये फंडामेंटल राइट जीतेगा, दूसरा वाला रिलीजन नहीं जीतेगा। ये यहाँ पर मतलब स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि फंडामेंटल, दूसरा पार्ट इसी पार्ट की बात कर रहा है कि इसी पार्ट, मतलब पार्ट कौन सा है, पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, 25 पार्ट है जिसमें से पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये बोल रहा है कि भैया सब्जेक्ट है, किस चार चीज़ों का सब्जेक्ट बोल रखा है कि इन चारों चीज़ में अगर कुछ दिक्कत होगा तो हम आपके रिलीजन को रोक सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो पब्लिक ऑर्डर तो ऑलरेडी बिगड़ चुका है कर्नाटका का, तो रोका जा सकता है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट दूसरों लोगों का भी हनन होगा ना। एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, मैंने बोला 21 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A, तो उस वाले को हम आगे प्रेफर करेंगे इसके लिए, मतलब इसको रोक सकते हैं रिलीजन। आर्टिकल 29 को हम रोक सकते हैं आर्टिकल 21 को एडवांस करने के लिए, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक और बात लिखी गई है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रोक सकते हैं, कैसे रोकेंगे? ये लॉ बना के रोकेंगे। मैंने बोला ये जो फर्स्ट क्लॉज है कि ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये सब है, मतलब अगर इन दोनों एज पब्लिक ऑर्डर और आपके रिलीजन में इंटरफेयर होगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट होगा, तो कौन जीतेगा? आपका रिलीजन को रोक दिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा? आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में लिख रखा है कि भैया सरकार रोक सकती है कोई लॉ बना के, समझ गए? और यहाँ पर अदर सेकुलर एक्टिविटीज भी लिखा है, रेगुलेटिंग लॉ कैसा बनाएगी? लॉ बनाएगी रेगुलेट करने के लिए,
वो सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर सरकार लेके आ गई कोई ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, ना ही हिंदू को प्रेफर करेगी ना ही मुस्लिम को प्रेफर करेगी, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लेके आएगी, तो वो कैसा होगा, सेक्युलर होगा, तो वो लॉ संवैधानिक हो सकता है, ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ये बात याद रखिए। अब एक और चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं पढ़ रहा है, तो आर्टिकल 19 जो बताया था, आर्टिकल 19 भी बार बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 19 भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी याद रखना है। जैसे आर्टिकल 29 एब्सोल्यूट राइट नहीं था, वैसे ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट टू द मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 पॉइंट देख लीजिएगा, बट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ए पॉइंट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला था, और जी पॉइंट ये जो बोला था प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये 2 पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब जो मैंने क्वेश्चन बताया था, क्या अगर 2 फंडामेंटल राइट के बीच में क्लैश हो गया, मान लीजिए आर्टिकल 14-15 के बीच में हो गया, 15-16 के बीच में हो गया, कोई सी भी 2 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के बीच में क्लैश हो गया, तो कौन सा फंडामेंटल राइट को हम आगे बढ़ाएंगे, एडवांस करवाएंगे, और कौन सा फंडामेंटल राइट को हम रोक देंगे, या दोनों को रोक देंगे, क्या करेंगे अगर दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया तो स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ऐसा बोल रखा है कि भैया ऐसा जब हो जाएगा कि 2 फंडामेंटल राइट आपस में लड़ने लगेंगी, तब उस फंडामेंटल राइट को हम आगे ले जाएंगे जो कि पब्लिक ऑर्डर या फिर पब्लिक वेलफेयर को एडवांस करेगा, मतलब जो कि पब्लिक इन लार्ज, मतलब पब्लिक एज अ लार्ज सेक्शन के लिए भला करेगा, उसके लिए ले जाएंगे हम, ठीक है, जो सामाजिक में अच्छा लगेगा। हम रिग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे, हम प्रोग्रेसिव स्टेप लेंगे, ये बोला गया है इसमें, अगर 2 फंडामेंटल राइट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है सरकार? अमेंड कर सकती है, इतनी पावर है सरकार के पास? ऐसा फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर देगी, मतलब ऐसा हो सकता है? आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो मैंने अभी बताया, आर्टिकल 21 ए कब ऐड किया था हमने? 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में ऐड किया। तो वो कैसे ऐड किया? जब निकाल नहीं सकती तो क्या ऐड कर सकती है? और क्या ऐड कर सकती है तो सच में नहीं निकाल सकती? और निकाल सकती है तो कौन, पार्लियामेंट निकालेगी या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का भी रोल होगा उसमें? तो इसका आंसर है कि भैया पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट, और पार्लियामेंट कर सकती है, ये बात याद रखिए। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, कभी किया है पास्ट में? यस। कब किया है? राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बट वो अब राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। आज की डेट में भी हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ पर है? 300 ए, आर्टिकल नंबर 300 ए चेक कीजिए, वो आपको दिख जाएगा। कब इसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट से? पहले फंडामेंटल राइट 31 पे था, इसको चेंज करके हमने कहाँ भेज दिया? इसको भेज दिया है हमने 300 ए में। कौन से साल? 1948 में भेजा था, ठीक है, नहीं सॉरी 1978 में भेजा था, 48 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 46 अमेंडमेंट, 48 अमेंडमेंट 1978, ठीक है, 48 अमेंडमेंट 1978 से भेज दिया था। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट अमेंड करने की बात आई थी, मैंने बताया कि अमेंड कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गोलकनाथ का केस और एक केशवानंद भारती का केस। गोलकनाथ का केस क्यों इंपॉर्टेंट है? गोलकनाथ का केस पहला आया था केस, उस टाइम उसने बोल दिया था सरकार को, स्टेट अवे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोल दिया था कि भैया ऐसा है, आप सरकार हो, अपनी जगह हो, बट आप फंडामेंटल राइट को छू भी नहीं सकते। फंडामेंटल राइट एकदम एपिटोम है, एकदम सीक्रेट है, उसको टच भी मत करना, दूर दूर उसके पास भी मत चले जाना। गोलकनाथ केस ने सीधा सीधा बोल दिया था, बट उसके बाद अपना ही जजमेंट को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच बैठी केशवानंद भारती केस में, और केशवानंद भारती केस में स्ट्रेट अवे बोल दिया, नहीं भाई, सरकार के पास पीपल का मैंडेट है, क्योंकि सरकार किसकी है? वी द पीपल ऑफ इंडिया की है सरकार, तो सरकार सबसे बड़ी होगी, मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने पावर दे रखी है सरकार को, तो सरकार चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट का भी। उसको वैलिडली बोल दिया था कि अगर सरकार अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बेसिक डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल है, उसको आप नहीं छू सकते, बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं छू सकते। वो क्या बेसिक डॉक्ट्राइन है? हमारा जो इंडिया का अस्तित्व है, वो जिस उसका बेस जो है वो बेसिक डॉक्ट्राइन है, तो सारा का सारा बेसिक डॉक्ट्राइन क्या फंडामेंटल राइट है? नहीं। कुछ बेसिक डॉक्ट्राइन है जो फंडामेंटल राइट हो सकता है, कुछ उसके बाहर भी है, लेकिन अगर बेसिक डॉक्ट्राइन को अगर मतलब सरकार बदलना चाहे तो वो नहीं बदल सकती, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे केशवानंद भारती में कह दिया था, और ये बात आज तक फॉलो होती है। फंडामेंटल राइट बदल सकती है, लेकिन बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि वी द पीपल की सबसे सुप्रीम राइट है, ये नहीं बदला जा सकता। सबसे इलेक्शन जो होगा वो फ्री एंड फेयर होगा, ये नहीं बदला जा सकता। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री का जो नाम होता है डेमोक्रेसी के चक्कर में होता है, तो डेमोक्रेसी को बदल नहीं सकते, कल को सरकार हम डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ठीक है।
अब ये केशवानंद भारती केस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसने बेसिकली हमें डेमोक्रेसी को हमारे बचा लिया था एक टाइप का, और ये बहुत मार्जिन से जीते गए थे। 13 बेंच की जज बैठी थी, जिसमें से 7-6 ने ये फैसला दिया था। ऑल्दो केशवानंद भारती जी हार गए थे अपना केस, मतलब ये एक आदमी थे, मठ चला रहे थे केरला में, ये हार गए थे, बट इनने अपनी डेमोक्रेसी बचा ली। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनने भी बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी के लिए केस किया था कि ये जो मैंने बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, जो 300 में भेज दिया है और उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे थे, तो इनने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है, वो आप छीन नहीं सकते। लेकिन वो केस हार गए थे, बट स्टिल केस हार गए तो क्या हुआ, उन्होंने डेमोक्रेसी बचा ली, क्योंकि ये बेसिक डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट आ गया था उस टाइम, ठीक है। ये बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ उसका है, केशवानंद भारती जी के चक्कर में आया था। और ये पिछले साल केशवानंद भारती जी बड़े न्यूज़ में भी थे। क्यों थे केशवानंद भारती जी न्यूज़ में? क्योंकि इनका पिछले साल देहांत हो गया था, ठीक है। 6 सितंबर को इनका देहांत हो गया था। पीएम मोदी जी ने खुद कंडोलेंसेस किया, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना दुख प्रकट किया था कि बुरा बुरा लगा है, जैसे कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत फेमस आदमी थे। इन्हें बेसिकली डेमोक्रेसी बचा ली थी, आप समझिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमने कंट्रोवर्सी भी पढ़ ली और उसका पॉलिटिकल क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।